जल्दी से। और एक मैं आपको बता रहा था पूरा एक सिस्टम था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके कहां तक, एलुलाई और डक्ट ऑफ एलुलाई तक। मैं कितने बोली हो गुरी, क्या बोल रही हो? हैं? कुड़ी पता नहीं क्या समझ रही है, बताओ क्या पूछना है, पूछना है कुछ? हम तो रुकने वाले से रहिए। यहाँ देखो, कभी कभी पंजाब की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है, नहीं तो घबरा मत जाना कहाँ गए सर। ठीक है, चलो बताओ जरा इसमें कि वाइटल कैपेसिटी माइनस ईसी क्या कहलाएगा? जो बताएगा उसको मिलेगा आइसक्रीम। वाइटल कैपेसिटी माइनस ईसी, जल्दी फटाफट है। IRV नजर सामने होनी चाहिए, नीचे नहीं। ठीक है, हम समझते हो तुम लोग होशियार बहुत हो। ठीक है, अच्छा TLC माइनस FRC, IC, TLC माइनस, ऐसे खटाखट याद होना चाहिए है कि नहीं। TLC माइनस FRC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बताओ। अच्छा VC प्लस IRV क्या कहलाएगा? TLC। और FRC प्लस IC है, क्या पूछा मैंने? FRC प्लस IC इज इक्वल टू, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नहीं। क्या हुआ? नीचे क्या बैठी हो, कौन से गम में डूबी हो? बताओ। टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी बच्चे, क्या जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, मैं टोटल लंग कैपेसिटी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ पक्का? ठीक है बताओ। अच्छा TLC माइनस IRV क्या क्या कराएगा? TLC माइनस IRV क्या क्या बचेगा ये बताओ। अच्छा ERV और TB और लास्ट वाला हाँ IR, कर लोगे ऐसे? ये क्वेश्चन सबसे टेक्निकल होता है और गलत होगा तो यही होगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा। क्लियर? कोड याद रखिए, पहले आप याद रखिएगा ITER, ITER, आई बोले तो IRV, T बोले तो TV, E बोले तो ERV, R बोले तो RV, याद रहेगा। नीचे से IRV और उसमें मिला लेंगे क्या? TV, ये क्या बना देगा? IC, क्या बना देगा? IC। और उधर जो दो बचे होंगे क्या कहलाएगा? वो FRC। ऊपर चले जाओ आप, ऊपर कहाँ? अगर आप ऊपर देखोगे तो हमने बताया था वाइट VC के बारे में। VC क्या क्या था बताओ? IRV, TV और ERV, ये क्या कहलाएगा? हाँ वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और इसी में क्या बताया था? इसी में बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपसे गड़बड़ नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो अगर ये गड़बड़ आपने सही कर दिया इसका मतलब सही कर दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने आपको कल बताया था, अब ये करवा देंगे उसको। कौन सा जो है कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं है? याद है हमने आपको दो बताए थे, ईस्टर्न नॉस्ट्रिल से लेके डक्ट ऑफ एलुलाई तक सारे बताए थे। ईस्टर्न नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ऐसे पूरा बताया था। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, एलुलाई और डक्ट ऑफ एलुलाई, ये पूरा बताया था। ठीक है, और इसमें हमने बताया था यहाँ पे कि जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग बताया था, ये कहां से कहां तक पाया जाता है? इनिशियल ब्रोंक्यूल से इनिशियल ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकाई तक होता है। ठीक है, और कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम नहीं होता है ये पूछा गया था 2022 में, इसी साल पूछा गया था इसमें, है ना। चलो जैसे क्वेश्चन था मैं आपको पूछता हूं, बता दीजिए। तो इसको रिवाइज करते फिर पूछेंगे एक साथ, है ना, उधर चले जाएंगे फिर। देखो ये क्वेश्चन यही आया था इसमें कि कौन सा कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं है। तो पहले देखो ऑप्शन ये था कि ये जो है बाहर की जो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, सही गलत है। और हमारे दूसरा ऑप्शन था हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाता है, सही गलत है। और तीसरा ऑप्शन था इसमें कि क्या नाम है, जो ये जो बाहर की जो फॉरेन पार्टिकल उसको अलग करता है। और चौथा ऑप्शन था इसमें कि जो O2 और CO2 को गैसेस एक्सचेंज करता है। हैं? ये क्या हो जाए, काम करता है? नहीं करता। एक क्वेश्चन तो यही आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था इस बार का। और एक क्वेश्चन और था इसमें, बताओ दूसरा कौन सा था?
चलो बता दिया आपने है। एक क्वेश्चन और था, अभी बता तो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। ठीक है बता देंगे। इससे बता दे रहा है कि जो हम लोग O2 और दो चीज याद रखना, एक तो ये मैंने बताया था, दूसरा हमने बताया था कि O2 के बारे में और CO2 के बारे में। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, सबसे पहले O2 का लेवल बताया था किसमें, mmHg में, एटमॉस्फेयर में था। प्रेशर को मेजर करने की कई सारे यूनिट होते हैं, बताया था हमने, mmHg, एटमॉस्फेयर और कुछ है, mmHg होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, पास्कल होते हैं प्रेशर को मेजर करने के ना। तो हमने बताया था यहाँ पे कि अगर हम O2 की बात करें, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, हाँ 150, और CO2 कितना बताया था, एलुलाई में O2 कितना बताया था, हाँ 104। शायद यही क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, कि एलुलाई में कितना होता है और इसमें कितना होता है। दूसरा बताओ अच्छा कि CO2 का लेवल कितना होता है, हाँ 40, ठीक है। और हमने बताया था सबसे पहले, आप जब सीक्वेंस से पूरा सीरीज याद रखिएगा, पहले आप याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में कितना 159, फिर अगर बात करें किसका, एलुलाई में, एलुलाई में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर टिश्यू, ए डॉट ऐसे याद कर सकते हो उसमें, ठीक। एलुलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू। सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पे एलुलाई में कितना बताया था 104, और नीचे कितना था 40, है ना। उसके बाद एलुलाई के बाद क्या आता है बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो नीचे 40 ऊपर चला जाएगा 40, है कि नहीं, और नीचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बात क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन पता कितना 95, फिर नीचे आएगा कितना 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद क्या आएगा टिश्यू, टिश्यू में फिर ऊपर चला जाएगा कितना 40, और नीचे कितना हो जाएगा। तो ऐसे इस जाते थे, यही क्वेश्चन इस बार आया था, तो दो क्वेश्चन आए थे इस बार, से दो ही क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन है तो उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था 100 ml ब्लड जो है कितने ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये पूछा गया था। हालांकि मैं पढ़ाया नहीं इसको, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। 5 ml वैसे होता है, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन था। अगर CO2 की बात करेंगे तो 4 ml CO2 को ले जाता है, और O2 की बात करेंगे तो 5 ml O2 को ले जाता है। क्लियर, 100 ml ब्लड, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसके जो क्वेश्चन अभी लास्ट में इसमें करवा देंगे। चलो बता दो यहाँ पे कि जो मैरिस्मस होता है कितने साल के बच्चों में होता है बीमारी, ये है 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, और उसमें किसी कमी हो जाती है बताओ, प्रोटीन की कि कार्बोहाइड्रेट की, दोनों की। और क्वाशियोरकर में कितने साल बच्चों में 1 ईयर से ज्यादा, इसमें किसी कमी होती है प्रोटीन की। फिर हमने एक बताया था आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक बताया था फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना बताया था, कार्बोहाइड्रेट कितना 4.11 4.1415, ठीक है। और प्रोटीन कितना था 5.65, और उसके बाद फैट कितना था 9.45। फिजियोलॉजिकल पता ही 4-4-9, चाचा नहीं 4-4-9, है ना। ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आ जाओ, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का था, है ना। तो इसमें कौन सा था यार, यही है ना, ऊपर तो मैं कुछ नहीं करवा देता, नहीं छोड़ देना, तो करवा देंगे, एक साथ करवा देंगे, उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये दो चीज याद रखिएगा जो मैंने बताया आपकी, TLC माइनस दिस माइनस दिस, ये याद रखिएगा। साथ साथ में सारी वैल्यू तो आपको पता ही है, और उसके साथ साथ आप ये O2 और CO2 का लेवल, बस आप कुछ सही हो जाएंगे सारे, इससे कुछ गलत होने वाले नहीं है, ठीक। देखो एक बात जो मुझे लग रहा है जो पूछा जाना चाहिए, वो क्या पूछेगा, देखो कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है किन बातों पर डिपेंड करता है। कितनी बातें बताई हमने, तो आपको 2 बातें बताई। पहले कौन सा बताया था, देखो सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस और मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, और किसकी, जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है उन बातों पर डिपेंड करता है। उसमें देखो आगे ये सीक्वेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर ये आपने कर लिया उधर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपके पास बहुत सारे रामबाण आपको टेक्निक है, देखो अभी दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ तक करवा दिया था ना, और अब इसके आगे देखो, हमें लगता है कि जब उसने एग्जामिनर ने पेज खोला होगा तो उसको सबसे पहले ये नजर आया होगा, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया, सॉरी ये 2021 में आया था, 2022 में वही बताया 5 ml वाला पूछा गया था। यहाँ देखो वही चीज है, आपको पता है लाइन कितना होता है, देखो 104 और 40, क्लियर। तो ये कुछ डेटा याद रखिएगा। एक चीज और हमने पीछे बताया था, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था आपको, एक तो जो मुझे सस्पेक्ट लग रहा है, एक सॉल्बिलिटी पूछ सकता है इस पे,
और एक अगले बताया तुमने, देखो ये वाला जो पैसेज है ये थोड़ा हार्ड कोर्स में है, यहाँ से पूछ सकता है क्या। देखो पूछेगा आपसे इंस्पायरेशन की कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन सही है कौन सी कंडीशन गलत है। जब इंस्पायरेशन होता है बच्चे तो उस कंडीशन क्या होता है, वॉल्यूम जो थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, पहला ऑप्शन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कंट्रैक्ट हो जाता है कि रिलैक्स हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक ध्यान रखिएगा। और रिब्स स्टर्नम ये ध्यान रखिएगा ये रेस कर जाते हैं, रेस मतलब ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रिब्स एंड स्टर्नम रेस कर जाएगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट कर जाएगा, थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 ऑप्शन तो आपको ये मिल गए, यहां से आना चाहिए, तो ध्यान रखना इसका। ये तो खैर ठीक कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम है नीचे देखो, ये तो बताया ऊपर इंस्पायरेशन के लिए है, एक्सपायरेशन के लिए। एक्सपायरेशन क्या कंडीशन है, खासकर ये वाला ऑप्शन देखो, कहने कि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाता है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उधर पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स मतलब भी डिक्रीज ही होता है, ठीक। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ तो क्या लिखा हुआ, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या देखो, यहाँ लिखा है रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ये कह सकते हो रिलैक्स ये भी हो जाते हैं। यहाँ लिखा है डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, साथ साथ जो डायफ्राम की ये जो साइज वो उसका शेप याद रखिएगा, आर्क अपवर्ड, और ये ऊपर तरफ बढ़ जाता है, आर्क अपवर्ड। इससे धनुष नहीं होता है, धनुष तो जब आप उसको धनुष मारते हो, जो आपने बनाया होगा, बनाया कभी बांस की डंडी से, नहीं बनाया, नहीं बनाया, बनाया तो होगा ही। उसको जैसे खींचते चले जाते हो तो कैसे हो जाता है, देखो ऐसे होते चला जाता है, दिख रहा है ऐसे, इस टाइप में, वही कह रहे हैं। तो ऐसे जब करोगे तो ये ऊपर ऊपर तरफ जा रहा है, वही कह रहे हैं यहाँ पे जो आर्क बनता है किधर जाता है, ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ये लाइन आपसे पूछ सकता है कि जो आर्क डाउनवर्ड आर्क अपवर्ड, इसमें से फॉल्स और ट्रू करके पूछ सकता है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के समय जो डायफ्राम होता है वो आर्क डाउनवर्ड हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आर्क अपवर्ड। इस पे खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन इस पे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट में कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आर्क अपवर्ड लिखा है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा, और ये टेस्ट में आपको दिया भी नहीं गया है, बाकी ये तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक। आगे ध्यान रखिएगा, बाकी जो डेटा फ्रंट पे होता है इसको हर कोई पढ़ता है, लेकिन वहां पे जहां पे ध्यान नहीं होता है एग्जामिनर वहीं पहुंच जाता है, तो यही पूछते हैं, ये तो बच्चे पढ़े नहीं होंगे, यही देते हैं, गलती कर देंगे। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे गलती करेंगे, और जब बच्चे जो है निपटा डालते हैं, ठीक। देखो बच्चे, बाकी जो बच्चे सोने चले गए हैं क्या, बैठ गए घर पे, अब तो ठंडी नहीं पड़ रही, आपकी क्या दिक्कत है, हैं? गर्मी लग रही है, अच्छा। देखो इधर, अब क्या यही बढ़िया है, फिर बरसात आ जाएगा, बरसात पानी बरस रहा है, तब तो हो चुकी पढ़ाई। देखो यहाँ पे चले जाओ तुम लोग वहां पे, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ देखो कह रहे कि ए ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, देखो यहाँ पे फ्रॉम टिश्यू टू क्या, ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई, एज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम। देखो यहाँ पे जो CO2 की सॉल्बिलिटी होती है बच्चे, इंपॉर्टेंट देखो, CO2 की सॉल्बिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, O2 के। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी बताए, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कितनी होती है हीमोग्लोबिन से, 300 टाइम, किससे, O2 से। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी 300 टाइम ज्यादा होती है, पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, मैं वहां पे दिया गया है 300 टाइम ज्यादा। इस बार जेई में खूब क्वेश्चन पूछा हुआ, उछाल उछाल के, वो तो चैप्टर ऐसा था कि उससे पूछा ही डाला पूरा, ठीक है। जैसे एल्ड्रीन डाइल्ड्रीन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड दिए गए। खैर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग एफिनिटी 300 गुना ज्यादा है, 250 से 300 ऐसे होता है, और CO2 की बात करेंगे तो 20 से 25 गुना ज्यादा है, ठीक। और देखो कह रहे कि 20 से 25 गुना ज्यादा होता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2, is the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher। फिर जो CO2 का अमाउंट होता है डिफ्यूजन का वो ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है O2 के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो तो उसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। देखो
तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। O2 कंपेयर में डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है, सॉल्बिलिटी भी ज्यादा है, किसकी? CO2 कितने गुना ज्यादा है? 20 से 25 गुना ज्यादा है। ठीक है, दूसरा देखो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, 3 मेजर लेयर का बना होता है। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर, क्या क्या नाम देखो यहाँ पे। पहला कह रहे कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, यहाँ देखो, यहाँ फिगर में देखो यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे एक तो एल्वेलाई की लेयर दिखा, ये वाला देखो, ये एल्वेलाई लेयर है। ठीक है, कैसा बना देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल, और कह रहे हैं 1 सेल ठीक है, एक सेल की पतलाई है इसमें, मतलब कहता है एक ही सेल लगा हुआ लाइन से। ठीक है, तो एक सेल पतली है यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा जरा देखो, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जरा देखो, इसके अलावा यहाँ पे दिया देखो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज नंबर 2 ये हो गया, यानी कि ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे, ये तीसरा है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। यहाँ पे ये है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जब पढ़ेंगे किडनी में, तो किडनी में आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या आएगा वहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या क्या बताया देखो, यहाँ पे कह रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेलाई की जो होगी, दूसरा देखें एंडोथेलियम किसकी? ब्लड कैपिलरीज हो गई, और बीच में क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। कह रहे हैं कि इसकी जो तीनों को मिला लिया जाए, पहला दूसरा तीसरे को मिला लिया जाए, तो इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो क्या है? लेस देन ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी पतली आती है, तो बहुत पतली होती है, तभी तो डिफ्यूजन होता है उसमें, बहुत पतली होती है इसलिए डिफ्यूजन होता है। ठीक, देखो तो कितने लेयर है बच्चे? एल्वेलाई की लेयर है, ब्लड वेजल की लेयर है, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है, उसकी जो है थिकनेस है। जो एल्वेलाई होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। अच्छा याद करो, स्क्वैमस किसकी लेयर थी ये बता? एपिथेलियम की थी। एपिथेलियम कितने बार बताया हमने? 3। पहला कौन सा था? स्क्वैमस, दूसरा क्यूबाइडल, फिर कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर। और स्क्वैमस में और क्या क्या बताया था, याद है? एयर सैब ऑफ लंग्स, वही था, एयर सैब लंग, मतलब एल्वेलाई वाला पार्ट आ गया। ठीक, वहां बताया गया इसके बारे में, और बाकी क्यूबाइडल के बारे में आप जानते ही हो, है ना। देखो यहाँ पे दूसरी बात करें कि एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, यहाँ जाएगा एल्वेलर कैपिलरीज, एंड बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस हो जाएगा। यहाँ बेसमेंट सब्सटेंस है, वहां मिलेगा आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज, और सिंगल लेयर की बनी होती है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर की, और पता ही आपको जो एपिथेलियम कितने लेयर की होती है? सिंगल लेयर की होती है। दूसरा हमने कौन सा बताया था? कंपाउंड। कंपाउंड कैसे? बहुत सारी लेयर होती है। यहाँ देखो, देयरफॉर एट द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2। वही तो मैंने बताया कि जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो भी डिपेंड करता है। तो दो ही बातें बताई सॉल्बिलिटी पे, पहला क्या है? गैस की सॉल्बिलिटी क्या है, दूसरा क्या? मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। वही चीज यहाँ दिखाया गया। देखो, therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। तो ये थोड़ा सा लेयर का याद रखिएगा नाम। और बाकी यहाँ पे आपको पता ही, यहाँ पे एल्वेलर वॉल है, हमने बताया एल्वेलाई में कौन सी पाई जाती है। देखो अगर हम PO2 की बात करें, कितना बताया था? और PCO2 है 40 में, ये पूछा गया था इस बार। ठीक है, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो CO2 की सॉल्बिलिटी होती है 20 से 25 गुना ज्यादा होती है O2 के कंपेयर में, ना कि सॉल्बिलिटी बल्कि डिफ्यूजन भी, मैं कुछ ज्यादा सॉल्बिलिटी ज्यादा डिफ्यूजन। दूसरी बात बताया यहाँ पे कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला मैंने बताया था स्क्वैमस एपिथेलियम, इसकी एल्वेलर वॉल की, ये एक सेल की इसकी चौड़ाई होती है। दूसरा बताया था एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज की, और फिर बताया था बेसमेंट सब्सटेंस। और इन तीनों की जो चौड़ाई होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ये सुटेबल है किसके लिए? ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे रुबिस्को के बारे में। एक आएगा रुबिस्को। रुबिस्को CO2 से भी बाइंड करता है और O2 से भी बाइंड करता है, लेकिन ज्यादा किससे बाइंड करता है? O2 से। नहीं, O2 CO2 दोनों से कर सकता है, डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा
CO2 से बाइंड कर लेगा, O2 ज्यादा होगा तो O2 से कर लेगा। ठीक है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी में तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब आ जाओ इसके आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जरा देखो, यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 लाइन दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो, ब्लड इज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 अबाउट 90% ऑफ O2। यहाँ देखो, अगर हम बात करें O2 की, यहाँ है O2 और यहाँ है CO2। ये देखो, कह रहे कि जो 97% जो O2 होता है किससे जाता है बच्चे? आरबीसी के द्वारा, 97% बाई आरबीसी। ठीक, बचा कितना? 3% बाई क्या? प्लाज्मा। ये देखो, 97% O2 is transferred by RBC in the blood. The remaining 3% of O2, बाकी जो बचा देखो, remaining 3% of O2 is carried out by dissolved state through the plasma. Clear? आगे देखो, अगर हम बात करें CO2 के, तो 20 से 25% CO2 जो होता है किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा है। तो 20 से बताया यहाँ पे 25%, तो 20 से हो जाएगा 25%, ये होता है बाई आरबीसी। ठीक है, और 3% मान लो 7% दिया है इसके द्वारा, देखो प्लाज्मा 7% होता है बाई प्लाज्मा। सीक्वेंस रहेगा तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। बाकी बचा 70% होता है बाई कार्बोनेटायन, है ना? कैसा होगा? बाई कार्बोनेटायन। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखिएगा। तो O2 97% आरबीसी के द्वारा, 3% प्लाज्मा के द्वारा। CO2 की बात करें 20 से 25% आरबीसी के द्वारा, 7% प्लाज्मा के द्वारा। 70% जो होता है वो बाई कार्बन के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे क्या O2 को ट्रांसपोर्ट जो होता है बाई कार्बन के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन CO2 का होता है। क्लियर हुआ? CO2 का होता है लेकिन इसका नहीं होता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जवानों? इसमें दिख नहीं रहा है, मैंने बहुत ऊपर लिख दिया है। कैमरा अपनी पोजीशन फिक्स करें। बहुत नींद आ रही हो, टूटे जाओगे, सो जाओगे। यहाँ देखो, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक बिल्कुल होश में रहना है। हाँ देखो, क्लियर है? अब देखो आगे, कह रहे हैं कि जो 70% होता है वो बाई कार्बन द्वारा होता है, साथ साथ जो 7% बताया इसमें, ठीक है, ये देखो 7% CO2 किसके द्वारा बताओ? डिसॉल्व स्टेट होता प्लाज्मा। याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बच्चे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ घूमते रहते तुम लोग? अब दो गई। देखो आगे, कह रहे कि हीमोग्लोबिन इज रेड कलर, पता ही नहीं पता? हीमोग्लोबिन जो है येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। यहाँ देखो कैसा होता है? रेड कलर का। ठीक है, अच्छा बताओ, एलरी मसल कहाँ बताया था आपको? है काकरोच में था। और फैलिक ग्लैंड कहाँ था? फैलिक ग्लैंड मेल के फीमेल? मेल में। मशरूम ग्लैंड, अच्छा कोलेटरल ग्लैंड, सब याद करके बैठे। यहाँ देखो, हम नहीं पूछेंगे। यहाँ देखो, अब हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो जरा, हीमोग्लोबिन रेड कलर्स क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। क्या? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, उसको बोलेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आगे देखो, कह रहे हैं कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्या देखो, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। 4 मॉलिक्यूल O2 कैरी कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 O2 को जो है ये क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। तो ये तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन कितने O2 को बाइंड करता है? 4 मैक्सिमम।
कह बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है कि ये कम है कि ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा और टेम्परेचर डिपेंड करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो कह रही कि ऑक्सीजन जो कह रही बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यानी कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी 4 बातों पे डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे करता है CO2 पे करता है pH पे करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन करता है ना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी 2021 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे बच्चे से। एंड द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद इट्स बाइंडिंग, और भी फैक्टर होते हैं। फिर यहाँ दिया है सिग्माइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन। यहाँ देखो कह रहे कि सिग्माइड कर्व ऑब्टेन, कई जगह सिग्माइड कर्व आपको देखने को मिला है। सिग्माइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 is plotted against the partial pressure of O2 against the PO2। तो कह रहे कि यहाँ पे एक सिग्माइड कर्व मिलता है कब, ठीक है, जब परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन और O2 को प्लॉट करते हैं, है ना, तो ये निकल के आता है कैसा, सिग्माइड कर्व आता है। कैसा आता है सिग्माइड कर्व? दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ देखो कह रहे कि एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। इसका इफेक्ट स्टडी करना तो ये कर्व काफी इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे कि ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PO2। अगर हम एल्वेलाई की बात करें वहां पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो क्या बताया हमने कि एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल कितने मालिक्यूल O2 को कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 4। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, वो 100 ml वाला ब्लड पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन का O2 से दिखाया गया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को O2 से दिखाया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो, और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आ जाओ इसके आगे। तो O2 के ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा कितने %? 97। और प्लाज्मा के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा कितने %? 20 से 25%। और बाइकार्बोनेट के द्वारा पक्का? एल्वेलाई में ऑक्सीजन कितना? अच्छा, ठीक 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 ठीक। यहां देखो जरा, ये दिया गया है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर, यहां देखो लिखा है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये दिया है एक्स एक्सिस। कभी कभी ये पूछ जाता है कि वाई एक्सिस पे क्या, एक्सिस क्या, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया है एक्स एक्सिस पे। यहां देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहां देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ क्या, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये दिया है परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से। ये हो गया वाई एक्सिस पे पहला क्वेश्चन, तो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या, देखो इसमें 2 केस होते हैं, एक पूछता है लिफ्ट शिफ्टिंग कब होगा और एक होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कब किधर मूव करेगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, 2 चीजें पूछी जाती है, लिफ्ट शिफ्टिंग या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा। तो मैं आपको एक बताऊंगा, दोनों समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों बताएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो हम बताएंगे आपको एक ही। देखो क्या है, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर O2 जो है बढ़े, क्या पार्शियल प्रेशर O2 क्या हो, बढ़े। ठीक है, देखो और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे दूसरी बात पीएच जो होता है, क्या पीएच बढ़े, क्या होगा, पीएच बढ़े। इसका उल्टा क्या कह सकते हो, देखो पार्शियल प्रेशर CO2 क्या कम हो, या पीएच क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कम हो।
पीएच क्या हो, कम हो, टेम्परेचर क्या हो, है ठीक है। देखो इधर, यहाँ पीएच बढ़ रहा है बच्चे, यहाँ पीएच घट रहा है, ये अंतर है ना। हाँ सही करो, सही, सॉरी 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 सॉरी, ये तो वही मतलब होगा। देखो 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 देखो, झटके झटके में हो जाता है। देखो एच प्लस आयन बच्चे, देखो अब ठीक है, बोलो। और क्या देखो, टेम्परेचर, टेम्परेचर घटे, ये देखो पार्शियल प्रेशर बढ़े या पीएच बढ़े, या पार्शियल प्रेशर CO2 कम हो, या H प्लस आयन कम हो, या टेम्परेचर घटे। ये केस होता है बच्चे किसके लिए, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए। किसके लिए, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए। देखो एक याद रखिएगा इसमें, ये होगा हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग। मतलब ये कर्व किधर जाएगा, इधर जाएगा, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दो तरीके से पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की कंडीशन बताइए, या पूछे कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है लेफ्ट किधर जाएगा, कब जाएगा। तो इसमें क्या बताओगे, पार्शियल प्रेशर O2 बढ़े, पीएच जो है बढ़े, पार्शियल प्रेशर CO2 कम हो, H प्लस आयन कम हो, ये चीज दिया है, टेम्परेचर घटे। इस केस में लेफ्ट शिफ्टिंग जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की कंडीशन भी सेम हो जाएगी। तो एक याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप एक याद रखना, दूसरा उल्टा कर देंगे। अगर पार्शियल प्रेशर आप O2 घटे, क्या हो जाएगा, राइट शिफ्टिंग। पीएच जो है वो कम हो, कैसा, राइट शिफ्टिंग। पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़े, राइट शिफ्टिंग। H प्लस आयन बढ़े, राइट शिफ्टिंग। टेम्परेचर बढ़े, इसका उल्टा हो जाए तो राइट शिफ्टिंग हो जाए। तो आप याद सिर्फ एक ही करिएगा, और इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ पीएच से दिखाई दे रहा है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो SR देखे नहीं, इसके ऊपर जो लिखा है बच्चे, ये लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पीएच से दिख रहा होगा लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं ऑफलाइन आया करो, कुछ ना कुछ कट जाएगा ऑनलाइन में, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। काफी लोग बैठे हैं आप रजाई के अंदर देख रहे हैं अभी भी, अच्छा ठीक है, ये है सर बोल रहे हैं, है ना, ठीक है, बोल लो क्या दिक्कत है, हम तो यहाँ पे हैं, है कि नहीं। सबके हॉस्टल का मुझे एड्रेस बताओ, पहुंचते हैं किसी दिन, धावा बोलते हैं लोग, है ना। देखो बच्चों, हो गया। कल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट है उसके मैं रिवीजन कराने के बाद मैं उसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। सारे मतलब 5 साल के, 2 करवा चुके हैं। कौन सा, क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो बताओ, है क्यों हंस रहे बच्चे। आपको मैंने मार्फोलॉजी करा दिया है और एनाटॉमी प्लान करा दिया है, आपका कौन सा बचा हुआ है, एनिमल वाला, कल करा देंगे। हो गया। तो लिफ्ट शिफ्टिंग कब कब होगा बताओ बच्चे, पार्शियल प्रेशर O2 बढ़े या पीएच बढ़े, इसी का उल्टा ये होता है। देखो PO2 बढ़ने का मतलब CO2 कम हो रहा है, पीएच बढ़ने का मतलब H प्लस आयन कम हो रहा है, या टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये लिफ्ट शिफ्टिंग होगी या ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंडीशन है। और अगर ऐसा ना हो तो किधर जाएगा, ये देखो, तो दोनों मत याद करेंगे, एक भी याद नहीं रहेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 4। पहला क्वेश्चन तो उधर हो रहा है। अब देखो इसके आगे करें, यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ। दूसरी बात करें यहाँ पे, करें कि यहाँ पे ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई की बात करें। अच्छा, एल्वेलाई में कौन सा, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है। वेयर दिस हाई PO2, पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होता है, लो CO2, CO2 क्या होता है, कम होता है, H प्लस आयन कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर लोअर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ठीक है। वेर इन द टिश्यू, टिश्यू की बात कर लेते हैं, बोलो टिश्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वेर इन द टिश्यू वेर लो PO2, टिश्यू की मगर देखोगे तो यहाँ पे PO2 क्या होगा, लो होगा। इसी को उल्टा करना है, ये लो मतलब ये क्या हो जाएगा, हाई, और इस प्लस आन क्या हो जाएगा, हाई और हायर टेम्परेचर। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि एल्यूलाइम कैसा होता है, ये वाला बता दीजिएगा। आपसे टिश्यू में पूछे तो ये बता, इसका उल्टा कर दीजिएगा। टिश्यू में क्या करोगे, उल्टा कर। ये भी पूछ सकता है यहाँ पे लिप शिफ्टिंग ऑक्सीहेमोग्लोबिन और इन एल्यूलाई, ठीक, ये कर सकते हो। और राइट शिफ्टिंग, ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, या कह सकते हो इन टिश्यू, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो दोनों हम नहीं बता रहे हैं इसको, ठीक है। करें कि द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ये डिसोसिएशन की कंडीशन जब होगी इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। डिसोसिएशन कंडीशन या राइट शिफ्टिंग की या इन टिश्यू में फ्रॉम द ऑक्सीहेमोग्लोबिन, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू द hemoglobin इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला देखो इस बार आया था, जो ये आया था नीट 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 22, ठीक है। क्या है देखो बच्चे, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। मार्क को लिए पूछा गया था 2022 में। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 5 ml O2 को टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 ले जाता है तो 5 ml, फिर पूछे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 ले जाता है तो 4 ml, एक कम याद रहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 ले जाता है तो 5 ml, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 ले जाता है तो 4 ml, एक कम कर दीजिएगा। ये पूछ चुके हैं, अगला नंबर उसी का है, समझ गए। CO2 का ध्यान रहिए, हो गया। जहां जहां इंपॉर्टेंट थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा था, आई होप कि जो है। हाँ बच्चे, हाँ डिलीवर तो बोल रहे हैं, डिलीवर डिलीवर मतलब पहुंचाता है, और क्या डिलीवर करता है, और क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, डिलीवर कितना पहुंचा, ट्रांसपोर्ट कितना करता है वही तो है। ट्रांसपोर्ट मतलब कितना लेके जाता है। भाई CO2 क्या करेगा, जैसे मान लो एल्वेलाई है, एल्वेलाई में एल्वेलाई तक ले जाएगा ना, एल्वेलाई तक ले जाएगा, ठीक है। और वहां से CO2 लाने का काम करे कितना, वहां CO2 लेके आए कहां तक, टिश्यू तक लेके आएगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। क्योंकि जो CO2 बनता कहां पे है, टिश्यू में है। कहां पे, टिश्यू में। मतलब ये कहने का मतलब टिश्यू से CO2 को लेके आएगा ब्लड के माध्यम से एल्वेलाई तक, एल्वेलाई से O2 को लेके जाएगा ब्लड के माध्यम से कहां, टिश्यू तक। इसकी बात कर रहे हैं मैं। तो अगर मतलब ये कहने मतलब है कि एल्वेलाई से 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 ले जाएगा, 5 ml कहां ले जाएगा, टिश्यू तक। और टिश्यू से जो ऑक्सीजन है उसमें 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना वहां से, वेन के माध्यम से। तो कितना CO2 लेके आएगा वहां से, इधर ले जाता है ज्यादा लेकिन उधर से लाता है कम। कहां, एल्वेलाई में। और एल्वेलाई के बाद सांस से फिर CO2 बाहर चला जाएगा। ये कहानी है, समझे। देखो अब हम कह रहे हैं इसके आगे, ये कर लोगे क्वेश्चन। देखो दोनों हम नहीं बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं। इसमें 3 तरह क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछता है कि एल्वेलाई में बताइए क्या होता है, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 ज्यादा होता है, pH ज्यादा होता है। इसी को उल्टा कर दें तो ये निकल के आ जाएगा। भाई O2 ज्यादा मतलब CO2 कम, इस प्लस आयन, pH ज्यादा मतलब इस प्लस आयन कम, और टेम्परेचर तो कम रहेगा ही। तो आपसे पूछे यहाँ पे लिप शिफ्टिंग या ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन या इन एल्वेलाई, टिश्यू पूछे तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों याद करोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। तो 2 क्वेश्चन हमने बताया यहाँ पे, एक तो ऊपर बताया यहाँ पे क्या, हीमोग्लोबिन मालकुल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना एक हीमोग्लोबिन मालकुल कितने O2 ले जाता है, 4। वो क्वेश्चन अलग है। यहाँ क्या देखो, 100 ml जो ऑक्सीजन ब्लड कितना O2 ले जाता है, 5 ml। वो नंबर है यहाँ पे दिया है वैल्यू में, ठीक है।
एक क्वेश्चन या तो पूछ चुका है, इसके ऊपर पूछेगा या तो उधर पूछेगा, इन दोनों का नंबर है इस बार। देख लेते हैं क्या करते हैं। कह रहे हैं कि CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी नहीं होता है बच्चे, ये कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चे। क्या है? CO2 is carried by hemoglobin as a carbamino hemoglobin. About 20 to 25% solubility होती है ना? क्लियर? क्या वो समझा दिया? क्या समझा रहे उसको? समझा तो रही कुछ नहीं? तो देखो देखो देखो, दिस बाइंडिंग रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और CO2 डिपेंड करता है। CO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। इसी देखो यहाँ दिया हुआ है, जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है तो इस केस में बताया गया है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, ये मेजर फैक्टर होता है, ये मेजर फैक्टर होता है। यानी कि CO2 के बाइंडिंग में ऑक्सीजन का मेजर फैक्टर यहाँ पे होता है। उसमें ये थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा कि पार्शियल प्रेशर O2 जो है ये मेजर फैक्टर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि CO2 मेजर वो फैक्टर नहीं होता है, वो भी होता है, वो ज्यादा होगा तभी तो जुड़ेगा उससे। लेकिन कह रहे हैं कि CO2 के और O2 के कंपेयर में O2 यहाँ पे मेजर फैक्टर होता है। पास में कुछ ये पॉइंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे गलती हो सकती है। तो CO2 के बाइंडिंग आपको लगेगा CO2 मेजर फैक्टर होता है, नहीं, जो ऑक्सीजन होता है वो मेजर फैक्टर होता है। यहाँ देखो, व्हेन पार्शियल प्रेशर CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर O2 इज लो एज इन द टिश्यू, कहाँ होता है ये? टिश्यू में। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स whereas where the partial pressure CO2 is low and CO2 is high in the alveoli dissociation occurs। ठीक है, आप CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। तो कहने मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ लिखा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर मान लो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करे तो क्या कहलाएगा? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हो वहां पे कि कोई बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, अंगीठी नहीं, कोयला नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, तो कोयले से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, यही पूछ सकता है कि CO2 जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो CO2 जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत कर देना, इसलिए मैंने इसको साथ में बताया। ठीक, आगे देखो, ठीक है देखो, और CO2 के जुड़ने में मेजर जो कंट्रीब्यूटर किसका होता है? मेजर फैक्टर कौन होता है बताया हमने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेजर फैक्टर होता है। देखो देखो, कह रहे कि ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, कह रहे कि CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, CO2 which is bound to hemoglobin from tissue to deliver the alveoli। RBC contain very high concentration of enzyme। जो RBC होता है वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, क्या है? और काफी फास्ट काम करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और देखो जरा, कह रहे कि एन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट में प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, तो क्या बताओगे? आरबीसी की प्लाज्मा, दोनों में। आरबीसी में ज्यादा होगा लेकिन प्लाज्मा में बहुत कम अमाउंट में ये पाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। खैर, एंजाइम फैसिलिटेज द फॉलोइंग एक्शन रिएक्शन इन द बोथ डायरेक्शन। यहाँ देखो, जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वाटर से बाइंड अप कर जाएगा और क्या बनाएगा? देखो, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक बताया था एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कोफैक्टर कौन था इसमें? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए कोफैक्टर कौन था? जिंक था इसमें। क्या था? जिंक था बच्चे। देखो आगे पढ़ाएंगे उसे। अब करेंगे जो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनने के बाद ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग है? वीक एसिड है भाई। देखो, करें कार्बोनिक एसिड फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये बनाता है बाइकार्बोनेट और H+ आयन, यानी कि दो पार्ट में टूट जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, ये H+ आयन को ट्रांसफर करता, साथ में CO2 को भी ये
ट्रांसपोर्ट करता है साथ साथ में। क्लियर? तो CO2 जो है कार्बनिक एसिड के फॉर्म में या कह सकते हो कार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट किया था, इससे ये फायदा होता है। ठीक, और इन दोनों को जुड़ने में मदद करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। बात नहीं करो, अगर हम टिश्यू साइट की बात करें तो वहां पे जो CO2 का लेवल क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब समझते हो, क्योंकि आपका जो स्टाइल कोएंजाइम है टूटता रहता है लगातार, और स्टाइल कोएंजाइम कौन बनाता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड कौन बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन बनाता है, स्टार्च, स्टार्च कहाँ आता है आपके खाने में। मैं तो कह रहे वहां कैटाबोलिज्म चलता रहता है, जिसकी वजह से CO2 लगातार निकलता रहता है। और किस प्रोसेस में, क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। देखो कह रहे कि CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। CO2 जो है ब्लड में डिफ्यूज जाएगा। ठीक है, ब्लड मतलब आरबीसी और प्लाज्मा में। दूसरी बात देखो, एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट, और क्या बनाता है बच्चे, ये बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, देखो NH+ आयन एट द एलुलर साइड वेयर पार्शियल प्रेशर CO2 लो। एलुलर साइड में पार्शियल प्रेशर CO2 कम होता है, कितना होता है शीतल, बोलो कितना होता है CO2 एलुलाई में। बहुत हंस रही थी, अब बोलो नहीं तो आंखें निकाल लेंगे। कितना होता है, हैं? ये देखो C2, मतलब कूटना चाहिए तुम लोग को। पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होता है, आप हंसी ना तो आंखें निकाल के ऐसे कर देंगे। बताओ हैं, 40 कितना होता है, 40 क्या लीटर, किलो, mmHg। देखो बात नहीं करो, देखो कह रही कि आरबीसी एंड प्लाज्मा। दूसरी बात करें यहाँ पे, एट द एलुलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है, लो होता है, तो लो कितना होता है, 40 mmHg। कह रहे कि द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। वहां CO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा चलाएगा। देखो यहाँ पे जहां पे जो ज्यादा होता है उस हिसाब से ये वहां पे डिसोसिएट हो जाता है। आगे देखो, मतलब ये जो होगा कहां पे होगा, ये होगा एलुलाई रीजन पे। ओके, एलुलाई में ये CO2 निकल के बाहर करना होता है। पास में कुछ जो टिश्यू लेवल पे होगा, अगर बात करेंगे टिश्यू लेवल पे बाइंड करेंगे, बाइंड करते करते फिर इसको ले जाएगी कहां पे, एलुलाई लेवल पे। एलुलाई लेवल पे CO2 निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यानी कि जो एलुलाई लेवल पे ये होता है और टिश्यू लेवल पे वो होता है। यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, thus CO2 trap as a bicarbonate at the tissue level। यहाँ देखो, CO2 trap as bicarbonate at the tissue level and transferred to the alveoli release out as CO2। ये जो CO2 दिखाएगा एलुलाई रीजन पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे अगर इसको देखें तो कौन से रीजन पे बच्चे, एलुलाई रीजन पे। ठीक है, और ये कहाँ बच्चे, टिश्यू लेवल पे। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे ये होता है और एलुलाई लेवल पे वो होता है। यहाँ देखो, यहाँ दिखाया गया। अब एक चीज देखो, जहाँ बताया जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो इसकी बात कर रहे थे, ये आपसे पूछ सकता है इस बार, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां बना होगा, ये टिश्यू में। कहां पे, टिश्यू में, बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनता है, क्रेब्स साइकिल ना, क्या क्रेब्स साइकिल। कह रहे कि यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली कितना, 4 ml ऑफ CO2 टू द एलुलाई। टिश्यू से कहां लेके आएगा, एलुलाई पे लाएगा, एलुलाई पे लाएगा। कुछ माया, ये है कहानी इसकी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यह है कार्बनिक एनहाइड्रेस, इसको कंफ्यूज कर सकता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस से, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। ये ध्यान रखिएगा, 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को डिलीवर करता है कहां पे, एलुलाई में। अब आपको ये पता होगा CO2 को अंदर जाने की जरूरत है कि बाहर जाने की जरूरत है, बाहर। O2 को अंदर जाने की जरूरत है कि बाहर, अंदर। मैं ना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। और अगर 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड पूछे कितना O2 ले जाता है, कितने ml O2 ले जाता है, अरे 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 5 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड बोल रहे हैं भैया। ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना, 5 ml। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अच्छा एक चीज और ये कर सकता है, पता है क्या, क्वेश्चन यही देगा। पता है क्या कर सकता है, देखो, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड
डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 400 ml ऑफ CO2, इतना तो ठीक है। और आगे यहां लिख देगा टू टिश्यू, टिश्यू कितना, टू द, यहाँ पे क्या लिखा है एल्यूलाई, वो क्या कर देगा टिश्यू। ये पूछे सेंटेंस सही है गलत है, गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं बच्चे कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है। और अगर आप ऊपर ही ध्यान दोगे, 100 देखा 5 मार दो, टिक करो, 100 और 4 है ना, क्योंकि सही तो दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना ना कि लास्ट पॉइंट तक ये गड़बड़ कर सकता है। यहाँ लिख देगा आपका टिश्यू और पूरा क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आया? तो लास्ट स्टेप तक देखना, ये लोग इस बार कर रहे हैं इस समय यही कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस वही लिखेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान देखो, 100 ml डियासिन ब्लड था, अच्छा वो कितना ले जाता है, 4 ml ले जाता है, बच्चे की टिक कर दो। अब ये भी नहीं देखा कि कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बच्चा लोग ये कहाँ है, एल्यूलाई में। इसको कॉमन सेंस समझना कि CO2 की जरूरत कहाँ है, इसको बाहर निकालने की जरूरत है कि अंदर ले जाने की जरूरत है, समझ लेना। यहाँ पे अगर अंदर ले जाने की जरूरत पड़े तो टिश्यू तक ले जाएगा, बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो एल्यूलाई तक ले जाएगा, एल्यूलाई से फिर ये बाहर निकल जाएगा। कुछ समझ में आया? ब्रोंक्यूल कहाँ पे बाइफरकेट होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कार्डल, कहाँ पे T5 पे, ठीक कहाँ पे। तो ऐसे ही बच्चे ध्यान रखना कि ये जो बताया ना इस पूरे क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट तुमने बताया। एक तो आपका उधर टाइटल वैल्यू वाला, एक हमने बताया आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कंडीशन, इस पे ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान आप इस पे रखिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, बहुत टीचर सही होगा तो डायरेक्टली इसी फॉर्म दे देगा, थोड़ा सा झिलाव होगा तो कुछ ना कुछ खुराफात इसी में करेगा और इसी से गलत करा देगा। समझाया? तो होशियार बच्चे होते ही गड़बड़ कर देंगे। 100 ml दिया ब्लड देखेंगे और यहाँ देखा 4 ml CO2, टिक करो आगे निकल लो। ये भी नहीं देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लेना, ठीक। देखो मगर ध्यान से। अब आ जाओ इसके आगे, क्वेश्चन इसमें बहुत आसान आते हैं। मैं जहां जहां प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन आपसे नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। एक है पूछा जाता है आपसे नीमोटैक्सी सेंटर, पी से नीमो, पी से पॉन्स, ऐसे बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पॉन्स वेरोलाई, यहां देखो, रेगुलेशन ऑफ respiration. Human being have a significant ability to maintain the moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. This is done by the neural system. A specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center. एक स्पेशलाइज सेंटर होता है कहाँ बच्चे, मेडुला रीजन। तो आपसे पूछे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। बताओ, RRC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RRC। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में। याद देखो, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है बच्चे मेडुला में, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, ठीक है। एनर्जी सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, कहाँ पे, पॉन्स रीजन। यहाँ देखो, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल द नीमोटैक्सिक सेंटर। अगर आपसे पूछे नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स रीजन। ये रहे आपका दूसरा क्वेश्चन, क्लियर है। एक और आएगा अभी, कीमो सेंटर एक होता है, ठीक है, कीमो सेंसिटिव सेंटर होता है। तो पहला क्या क्वेश्चन देखो, अगर आपसे पूछे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे, मिडल, कैसे मतलब, जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो आप जा रहे हो इधर से और किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, ठीक। तो जब आप इधर से जा रहे थे तो आपकी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या थी, अलग थी। जब कुत्ता दौड़ाएगा तो उसकी सेंटर, खासकर कुत्ता जो है पागल टाइप का हो, भौंकता जा रहा है, उड़ाते जा रहा हो, ये भी आपको पूरी उम्मीद की ये रुकेंगे तो काट लेगा, तो आप भागते जाओगे भागते जाओगे भागते जाओगे, आपकी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या वही रहेगी, नहीं। तो कम ज्यादा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, मेडुला। कौन, ठीक। अगला हमारे पास देखो क्या है, अगला हमारे पास है देखो नीमोटैक्सिक सेंटर। डायरेक्टली पूछे यहाँ पे, नीमोटैक्सिक जो लंग्स होता है, और फुलाते जाओ, फुलाते फट जाए पूरा, ये रोक देगा उसको कि भैया मत फुलाने तो फट जाएगा। ये कौन करता है, नीमोटैक्सिक सेंटर। कौन करेगा, नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ होता है, पॉन्स। पॉन्स मना करता है कि मत फुला भैया, फट जाएगा तेरा लंग, ठीक है। तो पॉन्स इस चीज से रुकता है, ओवर एक्सपेंशन से रुकता है किसको, लंग से। कौन, पॉन्स। और हमारी जो रिदम होती है रेस्पिरेटरी की, उसको मेंटेन करने का काम करता है, बस में कुछ। और इसी को मेंटेन करते करते मान लो हाथ लगाया, कोई सांस पता नहीं चल रहा है, भाई साहब नहीं रहे। यहाँ देखो, बहुत अच्छे थे। और अच्छाई कब नजर आती है, जब आदमी निपट जाता है तब। क्या फायदा इससे, यहाँ देखो, बुराई कोई नहीं करता। यहाँ देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे
नीमोटेंस सेंटर एंड मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब देखो यहां दिया हुआ है मॉडरेट, बच्चे ध्यान रखिएगा, गड़ मत कर देना। कंट्रोल अलग होता है, मॉडरेट अलग होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ जो बताया गया बच्चे, यहाँ पे देखो स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेशन। ये किसके लिए होता है? रेगुलेशन के लिए। और यहाँ दिया है किसके? मॉडरेट। ठीक है, किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट कौन करता है? नीमोटैक्सिस सेंटर। क्या? नीमोटैक्सिस सेंटर। यहाँ मॉडरेट लिखा है और वहां पे क्या है? रेगुलेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेटेड बाय मेडुला। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मॉडरेटेड बाय नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ होता है? पॉन्स में होता है। कहाँ होता है? पॉन्स में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो यहाँ पे, तो इसी और देखना यहाँ पे, जैसे आपको कभी मान लो इसमें अगर रेस्पिरेटरी, ठीक है, ड्यूरेशन सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। एक कीमो सेंसिटिव एरिया एक और होता है हमारे पास, और होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। एक कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नजदीक होता है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो कीमो सेंसिटिव एरिया आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नजदीक होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नजदीक होता है, और वो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 के प्रति और किसके? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के प्रति। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस, अगर इसमें से कोई भी सब्सटेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। इसमें अगर CO2 बढ़ता है तो, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा देखो, विच इन टर्न्स कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, और ये क्या करेंगे? सिग्नल देंगे किसको? रिदम सेंटर को, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाएगी जिसके वजह से जो बढ़ा हुआ अमाउंट है इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कीमो सेंसिटिव एरिया ये कहाँ पाया जाता है? क्या बताओगे? बोलो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नजदीक में कीमो सेंसिटिव एरिया। और देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, हाँ, यहाँ करें रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च। क्या देखो, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च, एओर्टा की बात कर रहे हैं, एंड कैरोटिड आर्टरी। ये देखो यहाँ पे, आपने देखा कभी बकरी काटते हुए? देखा बकरा काटते हुए आदमी, सॉरी मुर्गा काटते हुए देखा है? देखा ही होगा, चिकन तो खूब खाया होगा। देखा है जब बकरा काटते हैं या मुर्गा काटते हैं, ठीक है, सही तरीका वही है, पहले गर्दन काटो। यहाँ देखो गर्दन जब काटते हैं, खासकर ये वाली यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है, जैसे काटेंगे तुरंत ब्लड का प्रेशर यूं, अगर यहाँ से काटो तो वहां तक गिरेगा जाके, यूं सावर के सावर नहीं होते उस टाइप, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कैरोटिड आर्टरी में। उसी की बात करें। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर H+ आयन चेंज होता है या CO2 चेंज होता है, तो ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है गले में, और एओर्टिक आर्टरी एओर्टा वाले पार्ट में, तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। तुरंत बता देंगे भाई साहब H+ आयन बढ़ गया है या CO2 बढ़ गया है, तो ये मैसेज वहां पे पहुंचा देंगे किसको? कीमो सेंसिटिव एरिया को, तो जाके उसको रेगुलेट करता है। यहाँ देखो एओर्टिक आर्च, तो अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि H+ आयन या CO2 के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं बच्चे, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? एओर्टिक आर्च में, कैरोटिड आर्टरी में, दोनों जगह बच्चे। ठीक है, एंड आल्सो कैन रिकॉग्नाइज change in CO2 and H+ ion concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action, और रिम सेंटर को ये भेज देंगे। द रोल ऑफ ऑक्सीजन, एक पॉइंट बताया गया यहाँ पे देखो, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ क्या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब बिल्कुल महत्वहीन है। ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे क्या है? कोई महत्व नहीं, कह सकते हो। ये पॉइंट ये भी है देखो, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में ऑक्सीजन का रोल क्या है? बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, यानी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन CO2 के ट्रांसपोर्ट में मेजर फैक्टर ऑक्सीजन ही होता है। दोनों को अलग अलग करके रखिएगा, कोई दिक्कत? फिर से सुन लो मैंने क्या बताया। डायरेक्ट पूछिएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होगा, बताओगे? मेडुला में। ठीक है,
आगे पूछेगा आपसे, बताओ कि नीमोटैक्सी सेंटर कहाँ होगा, क्या बताओगे? पॉन्स में। ठीक है, क्या होगा? पॉन्स में। और नीमोटैक्सी जो है इसको क्या किया जाता है? मॉडरेट किया जाता है। ठीक है, और रेगुलेट करने का काम किसके पास है? मेडुला के पास। ठीक है, और देखो तीसरा पूछेगा कि जो H प्लस आयन या कह सकते हो CO2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी कंसंट्रेशन के लिए कौन होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया। कौन सा? कीमो सेंसिटिव एरिया। और इसके रिसेप्टर इसको पहचानने वाले कहाँ मिलेंगे आपको? एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्च। जैसे इसका अमाउंट कम ज्यादा होगा तुरंत इसको पता चल जाता है। उसके बाद क्या होगा? इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ जो भी स्टेप हो सकते हैं वो उठाया जाता है। देखो दूसरी बात कर रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसमें जो ऑक्सीजन का रोल है बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल महत्वहीन है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ सुनवाए बच्चे? तो कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा। अभी तक जो पूछा गया है रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है बच्चे? मिडलर रीजन। और जो न्यूमोटैक्स सेंटर कौन है? वो पॉन्स रीजन होता है। अभी तक इधर कोई क्वेश्चन आया नहीं, मे भी हो सकता है फ्यूचर में आ सकता है। एक कीमो सेंसिटिव एरिया याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से एलिमेंट के लिए होता है? H प्लस आयन और CO2 के लिए। ना तो टेम्परेचर है ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ डिसऑर्डर। अब हम लोग बात करें डिसऑर्डर की। अस्थमा के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अस्थमा और इम्फाइसमा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इम्फाइसमा के लिए मेडिसिन बताया था, बताओ कौन सा था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, और किसको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे? क्या बायोटेक में क्या टॉपिक था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यहाँ देखो डिसऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या देखो, अस्थमा की बात करते हैं, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में क्या हो? डिफिकल्टी हो। अस्थमा बोलते हैं, कुछ लोग अजमा बोलते हैं। ठीक, अलग अलग देखो यहाँ पे। काजिंग वीजिंग ड्यू टू द इंफ्लेमेशन। वीजिंग मतलब होता है घरघराहट की आवाज आती है बहुत तेज। ठीक है, उनके मुंह से सॉरी नोज से घबराहट की आवाज आएगी, वीजिंग बोलते हैं घबराहट को। एंड इंफ्लेमेशन यानी कि उसमें घाव हो जाएगा। किसमें? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ये सेंटेंस याद रखिएगा। कहाँ घाव होता है? ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल में। इम्फाइसीमा में जो होता है लंग के एलोलाई में होता है। कहाँ होता है? लंग के एलोलाई में। लेकिन अस्थमा में कहाँ होता है बताओ? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वेजिंग होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। और देखो आगे इम्फाइसीमा की बात करते देखो, कह रहे हैं कि इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। दो टाइप की बीमारी आप पढ़ोगे आगे चल के जाओगे तो कॉलेज में। पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब होता है बहुत ही पुरानी बीमारी होती है, जैसे टीबी वगैरह। टीबी में कभी केस ऐसा नहीं होता कल आए कोई बच्चा हमें कल टीबी हो गया था हम परेशान हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। या एक हफ्ते पहले टीबी हुआ है हमको। टीबी जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म में होता है। मैं क्रोनिक आते हैं बीमारी ऐसे। और जो जल्दी बीमारी से जुकाम बुखार होता है ये कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं, तुरंत होते हैं, दवा लिए ठीक हो गया, इस टाइप के। ठीक, हफ्ते 10 दिन के लिए। करिए पहली बात तो ये अब पूछिए कि यहाँ पे इम्फाइसमा कैसी एक्यूट है कि क्रोनिक, क्या बताओगे? क्रोनिक बीमारी, यही पूछ सकता है क्वेश्चन। और देखो इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज, जिसमें क्या होता है? एल्वेलर वॉल ये डैमेज होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एल्वेलर वॉल होते हैं वो डैमेज होते हैं। दोनों पॉइंट अलग अलग करके रखिएगा। ड्यू टू विच, जिससे क्या होगा? देखो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एल्वेलर वॉल है और इसके अंदर क्या भर जाएगा? देखो इसके अंदर भर जाएगा कार्बन। खूब सिगरेट पिए बेटा, खूब पीते रहो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा ये एरिया क्या हो जाएगा? कार्बन से पूरा भर जाएगा। यहाँ देखो, ये देखो भर गया। अच्छा ये भर गया। अब आप कह रहे थे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 कितना होता है? 104। अरे मैं कह रहा हूँ 204 रख लो, 2000 कर लो, कोई फायदा है? नहीं है। क्यों? एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वाल्व कर दिया मोटा, कार्बन से पूरा जाम कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि यहाँ पे जिससे एक्सचेंज होता तो वही वाल्व मोटी हो गई, क्योंकि यहाँ कार्बन जमा हो गया। सिगरेट पी पी के हुक्का और सिगरेट खत्म कर दिया है। कुछ मैं देखो यहाँ पे नहीं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं हम तो हुक्का पीते, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हुक्का से भी होता है। देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे रिस्पायरेटरी। यहाँ देखो कहने की रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। आप कह रहे हैं वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ क्या दिया? देखो वन ऑफ द मेजर काज, इनमें से एक रीजन बताया गया सिगरेट स्मोकिंग भी है। इसका मतलब और भी रीजन होते हैं। जैसे बीड़ी जो लोग पीते हैं खुश हो रहे होंगे, कुछ कितने लोग यहाँ बैठे बीड़ी पी रहे होंगे, अरे हम तो बीड़ी पीते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फायदा हमको होगा, होगा बिल्कुल होगा। यहाँ देखो
फिर वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि नहीं। कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं, हमको क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये सिगरेट स्मोकिंग के लिए है, ठीक है। बीड़ी पीने वाले के लिए कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी दिक्कत है, बीड़ी और सिगरेट हुक्का सबके लिए है ना, है कुछ और देखो वो क्लियर है, कोई दिक्कत। मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि अस्थमा केस में जो इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, और इम्फाइसीमा में होता है बच्चे एल्वेओलर वाल में, सही है गलत है? अब लिखा तो सही है होगा, देखो यहाँ पे तीसरी बीमारी है और लास्ट बीमारी, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन मतलब जो हमारा व्यवसाय होता है, क्या होता है, जो व्यवसाय होता है उससे रिलेटेड बीमारी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पत्थर, जो ग्राइंडर नहीं होते, पत्थर को घिसते हैं, इसे आपने देखा होगा कहीं कहीं जो लोग पत्थर, मकान बनता है, मूर्तियां बनती है, तो उसको काटते हैं, मशीन जो होती है उससे पत्थर के टुकड़े जो है वो निकलते हैं। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो घुस जाएंगे नोज के द्वारा अंदर लंग्स में, लंग्स में जो लाइफ उसको क्या कर देंगे, अगर लाइफ तक पहुंच गए तो उसको घाव कर देंगे, इन्फ्लेमेशन कर देंगे, बस में। तो ऐसे लोग के लिए क्या एडवाइस किया जाता है, वो मास्क लगाएं, क्या मास्क लगाएं। तो मास्क सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता है, पत्थर के टुकड़े अंदर डस्ट हो गया उससे भी बचाता है, काम करता है, ठीक। इसलिए मास्क लगाना चाहिए। देखो यहाँ देखो, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ORD, यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहां पे पत्थर तोड़े जाते हैं और उसको पीसे जाते हैं, तो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट आर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। हमारे पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे WBC, मोनोसाइट, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो तब करेंगे जब ब्लड के अंदर जाएगा, ये ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, ये तो जा रहा है इन्फ्लेमेशन होकर जा रहा है, एवलाई में जा रहा है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि जो आपके डिफेंस सिस्टम वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट फुली कोको मतलब बचाना, देखो तो ये भी इसको डिफेंस सिस्टम इसको नहीं बचा पाएंगे विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू, अगर ये लगातार उसी की अंडर में रहते हैं, काम करते हैं, धीरे क्या होता है देखो, इंफ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, ठीक है। ये पूछा गया है फाइब्रोसिस के बारे में, इसका मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, हमारे जो निजल पैसेज में, जो हमारे लंग्स में जो फाइब्रस टिश्यू होंगे उनको डैमेज कर देगा, एंड दस काजिंग सीरियस लंग डैमेज, लंग को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। फाइब्रोसिस ध्यान रखिए कि पूछा गया है फाइब्रोसिस। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर, ठीक है, क्या करना चाहिए, देखो उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क यहाँ पे पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क यहाँ पे पहनना चाहिए। कुछ माया ये पूछा गया है, इसके लिए क्या तरीका, तो बच्चा भी जो ऐसे बता देगा बिना पढ़े हुए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, समरी में ऐसा कुछ तो है नहीं, खैर देखो, निमोटेक सेंटर इज इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कीमोसेंट्री एरिया इन द मिडलर रीजन। अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पे, अच्छा है, हमने एक कीमोसेंट्री एरिया बताया था, है ना, देखो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज मेंटेन बाय, ये क्या है, मेंटेन बाय रिस्पायरेटरी सेंटर इन द मिडलर रीजन। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर किसके द्वारा मेडिलेट होता है, देखो मिडला के द्वारा, ठीक है। और देखो पी से, देखो यहाँ पे नीमो है, पी से क्या है, पॉन्स, मैच कर लोगे, नीमोटैक्सी सेंटर कहाँ मिलेगा बच्चे, पॉन्स रीजन में, तो नीमोटैक्सी सेंटर इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। एंड तीसरा देखो, एक बताया कीमो सेंसिटिव एरिया, ये भी कहाँ होता है, इन द मिडुलर रीजन, ये कहाँ होता है, मिडुलर रीजन, कैन अल्टर रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है। तो दो सेंटर है जो कहाँ पे है, मिडला में है। देखो अगर आपसे पूछे RRC और कहाँ बच्चे, कीमो सेंसिटिव एरिया, ये दोनों कहाँ है बच्चे, मिडला में, और एक बताया कौन सा, नीमोटेक्स सेंटर कहाँ है, कौन सा, क्लियर है, दो है आपके मिडला में और एक है क्या, कीमोसेंसिटिव एरिया और कौन, RRC।
देखो नीमो तो आपको याद ही रहेगा, आरसीएम में आ गया आपका रिस्पायरेटरी रिंग सेंटर, और कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे जाएगा, मेडुला में। कहाँ पे, मेडुला में, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आरसीएम। ठीक है, बाकी पॉन्स भी से आप समझ जाओगे, बस डायरेक्टली सेंटर आपसे अभी तक पूछे गए क्वेश्चन में, वो आप कर ले जाओगे। हो गया बच्चे, हो गया जवानों। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताओ, जो बताएगा कुछ चॉकलेट मिलेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 5, बताओ मेरे लाल पीले गुलाबी। What is the PO2 and partial pressure of O2 and CO2 in the atmospheric air? Atmospheric air compared to those in the alveolar air. आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, पता नहीं पता? एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, और हमारी बॉडी में टिश्यू में क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है, O2 कम होता है। देखो तो पार्शियल प्रेशर O2 क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, CO2 क्या हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ बच्चे, हैव यू हियर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया मतलब प्रॉपर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाए बॉडी को, दैट इज हाइपोक्सिया। ठीक है, ट्राई टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड। डिस्कस करो, जो फ्रेंड हो, फ्रेंड एंड फ्रेंडाइन। यहाँ देखो हम लोग बात करते हैं आगे। अच्छा, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना? जहां जहां प्रॉब्लम मैंने मार्क कर दिया, ऑलरेडी जुगाड़ बना दिया पहले से ही। प्रभात इसमें इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आज जा बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक ना ना, जो खोलो ना खुलेगा। अच्छा, पीछे जो डायसिस सिस्टम तो उसके 5 साल करवा दिए थे ना, हो गए थे पक्का? पीछे हो गए थे 5 साल वाले? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 बता दो। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? बताओ। विटामिन सी स्कर्वी, बोलो। हाँ, विटामिन B2 पेलिग्रा, विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B6 बेरी बेरी। हाँ बताओ 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 बताओ, कौन सा? बी वाला, B2 पेलिग्रा से तो लिखा है बच्चे। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 कमे से, थायमीन, थियामीन थियामीन, थियामीन की वजह से होता है विटामिन B1 बेरी बेरी। यहाँ क्या लिखा है, विटामिन B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिक कन्वर्जन, यूं हाथ हिलता है, ट्रेमरिंग। ये करवाएंगे, सारे बच्चे करवाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, मेन चीज तो है। इसको फटाफट करवा देते हैं। आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं है। जेनेटिक्स बायोटेक था वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठ जाएं, उठे जाओगे। देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये करो जरा, 13 का है यार, तो आया नहीं। इधर 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 क्वेश्चन नंबर 4 होगा जहां तक। ये करो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते बच्चे। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। क्या क्या होता है बताओ। अब देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें गड़बड़ झुझलाओगे नहीं। पहले बताओ, जब इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन में क्या बताया था, पहले ऐसे सोचो। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 बातें याद रखिएगा। अब एक खोजना, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है नहीं, क्या होता है, बढ़ता है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो कौन सा है, पहला और सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बच्चे, ये वाला है ना, ए। तो पहला और एक चीज और देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ABCD दिया है तो एक ऑप्शन तो ये दिया हुआ है, एक इसमें भी ऑप्शन में ऑप्शन छोड़ा हुआ है, तो कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो पूरा देख लें कौन सा दिया हुआ है। ठीक, हो सकता है ए ऑप्शन कुछ और दिया हो और इसके हिसाब से पहला ऑप्शन दे रहा हो,
तो ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो गड़बड़ मत करना। तो कौन हो जाएगा बच्चे से, पहला और दूसरा। तो अगर आपको ये सब क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, ये कब का है बच्चे, 2020 का है। 2020 में काफी क्वेश्चन आसान पूछेगा। 2019 बताओ ये, टाइडल वॉल्यूम एंड स्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। बताओ आगे, स्पायरिटी व्हाट विल द हिज स्पायरिटी कैपेसिटी ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम। स्पायरिटी कैपेसिटी पूछा है, क्या करोगे? अरे 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 अरे, स्पायरिटी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, ERV प्लस टीवी। ERV कितना दिया है, हाँ 5 ml, 1000 है बच्चे, 500 और 1000 कितना हो गए, 1500, कितना हो जाएगा बी। कोई दिक्कत बच्चे, वही जो मैंने बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट तो हल्के में पूछ लिया है। अब बीच में जाएगा TLC, FRC, IC, तो फंस जाओगे वहां पे। इसलिए आपके पास फंसने वाला कोई जुगाड़ ही नहीं है। जुगाड़ मतलब कोई वही नहीं कि आप फंस जाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बच्चे। मतलब ये आसान था, लेकिन अगर इस पे अगर थोड़ा सा और मुश्किल बना सकता था। अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होकर छोड़ ही दोगे उसको, या गलत कर दोगे। क्वेश्चन बताओ जल्दी 6, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बताओ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सपायरेशन यात्री इंटरनल होता है, क्या होता है इंटरनल, तो ये गलत हो गया। कह रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। O2 की बात कर रहा है, तो सही गलत है, सही है। क्या पूछा है इसमें, हाँ तो बी वाला सही है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनिक प्रेशर। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चे, वो क्या होता है बच्चे, लेस होता है एटमॉस्फेरिक का देन इंट्रा पल्मोनरी। अरे कम होगा तो क्यों आएगा, कम से ज्यादा तरफ कोई जाती है क्या, नहीं जाती, ज्यादा से कम आता है तो गलत हो गया। एक्सपायरेशन इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्या गड़बड़ किया है, हाँ ठीक है वो भी कह सकते हो। यहाँ पे इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। यहाँ क्या लिखा है, समझ गए। तो अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो ये गड़बड़ होते सिर्फ बहुत जल्दी पढ़ने से। जो लोग एक महीना में पढ़ते हैं उनके लिए ये सब चीजें है। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ है, मैच द आइटम, मैच करना आपको। यहाँ देखो इधर है ये ऑप्शन दिया और नीचे दिया है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 500 से 500, तो एक का थर्ड है, एक का थर्ड। आगे बोलो, और भी ऑप्शन है, बी वाला बताओ। स्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, स्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम बच्चे है 2500 से 3000, यानी कि बी का, अरे ये होगा बच्चे, बी वाला होगा। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 से 550। स्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम में क्या क्या शामिल थे बताओ, टाइडल वॉल्यूम और, यानी सिर्फ IRV दिया ना, सिर्फ IRV दिया, ठीक है। IRV कितना बताया था, 2500 से लेके 3000। स्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम कितना बताया था, हाँ 1000 से 1100। रेजिडुअल कितना था, 1000 से 1100, 1100 से 1200 सेकंड से है। कभी भूल जाए तो इसे मिला लीजिएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 तो छोड़ी दो, बाद में करा देंगे। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बताओ जल्दी, रॉन्ग बताना, जब भी इसकी बात करें रॉन्ग बताना है। आओ भाई, शर्मा गए, डर के भाग रहा अभी से। थर्ड वाला दिख गया यहाँ पे, ये बढ़िया है। अंतर्यामी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सब, थर्ड वाला है, बिना क्वेश्चन देखे आंसर बता दिए, थर्ड वाला है। आ जाओ भाई, अरे यार तुम फिर पीछे चले गए, ऐसा क्या है, हम आगे बढ़ते तुम पीछे आते हो। देखते हैं थर्ड वाला ही कोई और है। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 22 था ना। तो मैं क्या करूंगा इसको, बताओ आपको रॉन्ग बताना है इसमें, कौन सी बात यहाँ पे रॉन्ग है।
देखो पहला देखो, पहला काम ये किया करो, इसमें लिख लो रॉन्ग और हिंदी में लिख लो गलत। आपको बताना है गलत। यहाँ देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सही गलत है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाँ सही है गलत है? सही है भाई। पार्शियल प्रेशर O2 ज्यादा होगा तो उसे बाइंड कर जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर CO2 जो है ये इंटरफेयर कर सकता है O2 के साथ, बिल्कुल, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा थी और बाइंडिंग एफिनिटी भी ज्यादा थी 20 से 25 गुना ज्यादा। किसका? CO2 का। हायर H+ आयन कंसंट्रेशन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। है क्या था? लोअर था। क्या ज्यादा था? पीएच। आप समझ में आया कुछ? है कौन तीसरा? तुम तो दिल पे ले लिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मजाक नहीं कर सकता, मतलब वो देखो इधर कह रही हायर H+ आयन कंसंट्रेशन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर 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 आपने ध्यान से पूरा उधर नहीं देखा होता है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। ये ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन से गलत होता है। ये आपको सब एक ही जैसा लग रहा है, लग रहा है? तो यहाँ देखिएगा, तो हायर H+ तो पूरा सीक्वेंस आपको याद है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंडीशन जो मैंने बताई थी, क्या होना चाहिए बताओ, फिर से बताओ। पार्शियल प्रेशर O2 ज्यादा होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, H+ आयन कम होना चाहिए, टेम्परेचर। समझे? ये चीज दिमाग में रखो। देखो यहां देखो, चौथा देखो, लो PaCO2 इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो सही है ना? ये तो सही है। ढूंढना क्या है, वरना करते करते यही भूल जाए यहाँ पे कि वास्तव में करना क्या है और सही करके चले आए गलत के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर कहाँ भाग गए? रेगुलेशन से देखो ये क्वेश्चन, रिस्पायरेटरी सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन आर लोकेटेड इन। बताओ रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ होता है? आरआरसी की बात कर रहा है? हाँ मेडला, मिडले तो होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रिस्पायरेशन इज लोकेटेड इन। कितनी बार पूछा इसको? देखो 2 बार पूछा नहीं। बाकी इसमें क्वेश्चन बहुत गजब गजब के हैं। क्वेश्चन नंबर आप बता दो इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 39, रास्ता भी दूर है बच्चे। 39 बताओ। हैं बताओ 39। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेन एंड पॉल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरिया एंड सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दैट काजेस वीजिंग। याद आया? वीजिंग मतलब गड़गड़ाहट। देखो यहाँ पे गड़गड़ाहट फड़फड़ाहट, याद देखो वीजिंग। रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट। ऐसे सर्फेक्टेंट जानते हो क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उनके जो लंग्स होता है उसमें जो ये होता है, बताया था 2 मेम्ब्रेन होती है। उन मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन बचाने के लिए प्रियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन से वो बचाने का काम करते हैं। तो कभी कभी वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसके वजह से दिक्कत आती है और पूरा लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं कर सकता यार, एक्सपेंड भी नहीं करेगा। बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सही है, यही मेन चीज है बच्चे। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसकी बात कर रहा है? बिना नाम दिए इन्होंने क्वेश्चन पूछ डाला। मैं कुछ, और ये क्या नीचे वाला किसका था? ऑक्यूपेशनल ओआरडी के था, रिस्पायरेटरी डिजीज है ना। चौथा बताओ 40 वाला। Which are the following option correctly represent the lung condition in the asthma and emphysema? याद आया? अस्थमा में देखो जरा, छांट लो। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल होता है और एम्फाइसमा में डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस। सही है, ठीक है तो है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में टाइम आप देख ही रहे हो, नहीं लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर है विच आर द फॉलोइंग, नीट 2018 का ना। देखो विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसमा। सेम दे दिया क्या?
याद देखो, इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। अगला क्वेश्चन बताओ। पिछली इसमें 2021 और 22 का गैप है, पता नहीं पता। क्वेश्चन बताओ 2022 का, दो क्वेश्चन आए थे देखो। लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन मैं पूछ चुका आपसे, पूछा गया था, आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, जो आपसे पूछ चुके हैं। पहला ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। दूसरा ऑप्शन है इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड। और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर। सही बात। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ये किसका पार्ट था? ये एक्सचेंजिंग पार्ट का काम था, है ना। इस तो देखा जाएगा इसमें क्वेश्चन क्या है, यानी 4 जो होगा जो ये गलत हो जाएगा, नहीं है। जो गलत वही सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितना? 5 ml O2 टू। अच्छा, बहुत सही, ये मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। चलो, बनाने वाला है क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 2021 का देख लो जरा। क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाए इसके बाद एल्वेलाई होता है, एट द एल्वेलाई। बताओ कंडीशन क्या है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस H प्लस आयन, लोअर टेम्परेचर। ये एक ही ऑप्शन में दिया था, चार, अभी 3 ऑप्शन पढ़ा नहीं मैंने, समझ गए। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये आपका उड़ जाएगा ऐसे ही फ्री में। अगला क्वेश्चन देखो सर, यहाँ पे जो आपको बात कर रहे थे, द पार्शियल प्रेशर बताना है आपको ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे? एल्वेलाई में। आपको ऐसे ही याद है, बताओ। 104 O2 और 40, पक्का। चलो 2021 में, बच्चे 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 2021 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे 3, बहुत सही। असर्शन रीजन है बताना आपको, लिखा हुआ है ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस। देखा जाए तो ये इकोलॉजी के टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, पूछ सकते हैं। विथ सिम्टम लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। सही बात, होता है ये ऊपर जाने पे। मानसरोवर लाइक, कहाँ पे? तिब्बत, याद है। तो जाहिर सी बात होता है, सारी चीज अल्टीट्यूड सिकनेस में आता है। दूसरा कहें रीजन की बात करें, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें। तो बताओ, असर्शन सही है, रीजन भी सही है। क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि नहीं। और एक क्वेश्चन जो था तो मैंने पूछ ही चुका हूं उसको, आप तीनों क्वेश्चन पूछ चुके हैं। क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या? तो 2 क्वेश्चन वहां से, 2 क्वेश्चन इधर से ये पूछे गए थे, उसमें आया। बस 2 मिनट रुक जाओ। बात, अगला मिशन कहाँ है? ये नहीं हो क्या? लो, डॉक्टर कम इंजीनियर है, डॉक्टर भी इंजीनियर है, देखो निकालो। हमारे पास है 2 मिनट, और इसमें हम लोग करेंगे दिल की बातें। देखो यहाँ पे फैकल्टी सिस्टम में, अरे अभी करेंगे, देखो। नया तो, नया कि पुराना है? बच्चे लोग, अगला हमारे पास टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देख लो, बस 5 मिनट, 2 मिनट बस।
यहाँ देखो अगला हमारे पास देखो क्या है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत चाहिए क्या, एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे मान लो कोई यहाँ से कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें सेब देख लो, कहाँ से, क्या लखनऊ में सेब होता है क्या, नहीं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह एरिया में, तो वहां से कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट होके आता है ट्रक के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट जो गाड़ियां उसकी मदद से। तो वैसे करें यहाँ पे ये जो बॉडी फ्लूइड इस टॉपिक बेसिकली दिखाया गया है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम के बारे में बताया गया है कि चीजें को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ले जाना होता है, तो हम लोग यूज किसका करते हैं, बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, किसका, बॉडी फ्लूइड का। और बॉडी फ्लूइड की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें बताओ, एक हमारा ब्लड है, दूसरा हमारा पास लिम्फ है, सर्कुलेशन यानी कि बॉडी फ्लूइड के माध्यम से क्या क्या चीज सर्कुलेट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले इसमें क्या, सबसे पहले ब्लड, ब्लड किस टाइप की टिश्यू बताओ, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, लिम्फ के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, कैसे होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, उसके बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे कैसे कैसे ब्लड जाता है। अगला हमारे पास है डबल सर्कुलेशन जो हम लोग में होता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट करते हैं, और साथ साथ में है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है, बस यहीं तक करेंगे, ज्यादा नहीं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है तो कैसे जाएगा, ब्लड के माध्यम से, O2 प्रोवाइड करना है, एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। इफ द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंट्रीब्यूटरी फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, यानी कि जो हमारी बॉडी में खराब चीजें उनको बाहर ले जाना, जो अच्छी चीज उसको बॉडी के अंदर ले जाना, वो ब्लड के माध्यम से ही होता है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. Different group of animal have evolved different method of this transport. Simple organism like sponge, बताओ, स्पंज की बात किया था वहां पे, वहां क्या पाया गया था बताओ, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम है ना, ऑस्ट्रिया से पानी बाहर जाता था, ऑस्कुलम से अंदर आ रहा था, यही था, ऑस्ट्रिया से अंदर, ऑस्कुलम से बाहर, वो अंदर की कैविटी बोलता था स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील इज लाइन बाय, स्पॉन्जोसील लाइन बाय है कोनोसाइट, रेजुलेटेड कोनोसाइट, गड़बड़ मत देखो, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, यानी कि बॉडी कैविटी के माध्यम से ये सराउंड करने का काम करते थे। साथ हम करें कि फर्स्ट स्टेट टू सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंस, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, अगर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो स्पेशल फ्लूइड टिश्यू का यूज करते हैं यहाँ पे, देखो विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। फिर ब्लड की बात करते हैं यहाँ पे, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर दिस पर्पस। दूसरा हमारे पास जो है इसमें क्या है, वो लिम्फ है, दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड और लिम्फ। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ये भी कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे बताया था फैटी एसिड, फैटी एसिड को प्रोटीन से कवर कर दिया गया था, नहीं, वो क्या बन गया था, वो काइलोमाइक्रोन। You will learn about the composition and properties of the blood lymph tissue fluid and the mechanism of circulation of blood is explained in, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कुछ में, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।